बच्चों नमस्कार। हमने पिछले लेक्चर्स में टी टेस्ट के बारे में बात की थी और उसमें हमने एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के द्वारा सैंपल मीन को यूनिवर्स मीन के सापेक्ष हमने सार्थकता का परीक्षण किया था कि सैंपल मीन यूनिवर्स को बिलोंग करता है अथवा नहीं। मतलब जो सैंपल मीन वो माध्य जो है आपका यूनिवर्स का जो पॉपुलेशन मीन है उसको रिप्रेजेंट करता है अथवा नहीं। आज हम एक प्रॉब्लम ये लेके चलेंगे कि जिससे कि हम दो सैंपल मीन की तुलना करेंगे। हम दो माध्य लेंगे सेम पॉपुलेशन से और उन माध्यों की तुलना करेंगे कि वो माध्य एक ही पॉपुलेशन से ले गए हैं अथवा नहीं। सो टू हाउसेस प्रॉब्लम हम स्टार्ट करते हैं कि टू हाउसेस A and B were tested according to the time समय लिया है सेकंड्स में, इन सेकंड्स टू run a particular tag with the following results। तो रिजल्ट्स आप देखेंगे कि जैसे आपका हाउस ए है और वो पर्टिकुलर ट्रैक पर 28 सेकंड में दौड़ता है, कभी वो 30 सेकंड्स में दौड़ता है, नेक्स्ट टाइम 32 सेकंड्स, 33 सेकंड्स, 29 एंड 24। इसी प्रकार हाउस बी है, उसके लिए जो टाइम दिया हुआ 29 सेकंड, 30 सेकंड, 24, 27, 29। तो ये इन घोड़ों की अलग अलग टाइमिंग दी हुई है। इसके आधार पर हमें इनके जो माध्य निकालेंगे और जो यूनिवर्स का माध्य उसकी हम तुलना करेंगे, जिसके आधार पर हम ये बताएंगे कि जो इनके मीन हैं वो यूनिवर्स को बिलोंग करते हैं अथवा नहीं करते हैं। मतलब इसकी हम सार्थकता का परीक्षण करेंगे। तो हम मीन के बारे में बात करते हैं कि सैंपल मीन इसको फिर से समझा देते प्रॉब्लम को शुरुआत है ना कि एक पर्टिकुलर ट्रैक मतलब एक विशिष्ट पथ को ए और बी दो घोड़ों द्वारा पार करने में जो समय लगता है सेकंड्स में, वो हमने यहाँ लिखा है कि किसी पर्टिकुलर ट्रैक को पार करने में घोड़े ए को जो समय लगता है वो एक बार 28 सेकंड लगता है, कहीं दूसरी बार में मान लीजिए 30 सेकंड लगता है एटसेट्रा। इसी प्रकार घोड़े बी को उस ट्रैक को पार करने के लिए मान लीजिए ये समय लगता है। तो यहाँ देखा आपने कि जो सैंपल साइज़ है यहाँ N1 मान लीजिए पहले घोड़े के लिए ये 6 है और दूसरे घोड़े के लिए सैंपल साइज़ क्या है 5 है। चूँकि स्मॉल सैंपल्स के बारे में ये टेस्ट अप्लाई किए जाते हैं। सो टेस्ट वेदर यू कैन डिस्क्रिमिनेट, मतलब इन दोनों घोड़ों में क्या है हम अंतर कर सकते हैं। यू कैन डिस्क्रिमिनेट बिटवीन two houses, you can use
the fact that 5% value of t for 11 degrees of freedom is 2.20। तो इसको जानने के लिए पहले हम स्टूडेंट टी को जो पेयर्ड सैंपल होते हैं टेस्टिंग द सिग्निफिकेंस ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द सैंपल मीन्स कंपेरिजन बिटवीन मीन्स ऑफ टू सैंपल्स। तो हम यहाँ कंपेयर करेंगे दोनों के माध्य के बीच में। तो उसके लिए जैसे आपको हम यहाँ डिफाइन कर देते हैं पहले कि कंपेरिजन between means of two samples। so मान लीजिए x सैंपल है x1 x2 एंड सो ऑन xn1 और y सैंपल है y1 y2 एंड सो ऑन yn2। जैसे हमने पहले बताया, अपने प्रॉब्लम में भी देखा कि सैंपल साइज ज़रूरी नहीं है कि बराबर हो। यहाँ आपने सैंपल साइज देखा 6 और 5 है। तो x बार हम निकालेंगे फर्स्ट सैंपल के लिए, तरीका आपका वही है, दिस इज सिग्मा x बाई n1। और y बार निकालेंगे y सैंपल के लिए, दिस इज सिग्मा y अपॉन n2 विथ वैलेंसेस। वैलेंसेस इसमें जैसे कि पहले हम निकालते थे, तो यहाँ वैलेंसेस होंगे। मान लीजिए फर्स्ट के लिए सिग्मा एक्स स्केल है, सो इट विल बी 1 बाई n-1 सिग्मा x माइनस एक्स बार होल स्केल एंड सिग्मा y स्केल इज 1 बाई फर्स्ट सैंपल के लिए हमने n1 लिया है, सेकंड के लिए n2, सो दिस इज n2 माइनस 1, n2 माइनस 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम है। दिस इज सिग्मा बाई माइनस बाई बार whole scale। so then we define t by t equal x bar minus y bar upon s root of n1 into n2 y n1 plus n2 where s dash where s dash, या इसको हम s भी लिख सकते हैं, where s dash is sigma x minus x bar square plus y minus बाई बार स्क्वेयर बाई n1 प्लस n2 माइनस 2। मतलब इसको कंबाइंडली हम इनका वैलेंस जो निकालेंगे वो एस जस्ट इसको हम स्क्वेयर लिख लेते हैं जिससे रूट ना लगाना पड़े। तो ये आपका कंबाइन आप निकालेंगे। जैसे आपने अब आप देखिए ये कंप्लीट हुआ यहाँ से कंपेरिजन बिटवीन मीन्स ऑफ टू सैंपल्स। तो जैसे आपने पहला प्रॉब्लम लास्ट लेक्चर में देखा था, एग्जैक्टली वैसी इस प्रॉब्लम को भी हमें सॉल्व करना है। तो यहाँ भी हम एक्स बार निकालेंगे, वाई बार निकालेंगे, जैसे फर्स्ट सैंपल के लिए निकालेंगे वैसे सेकंड सैंपल के लिए, और ये सब हमने लास्ट लेक्चर में किया है। बस केवल ये चूँकि सैंपल्स दो हैं तो हम यहाँ दोनों के लिए अलग अलग वैल्यूज़, चूँकि लास्ट लेक्चर में ये सब निकाला है तो हम यहाँ निकाल के नहीं दिखाएंगे, हम आपको सीधे डायरेक्ट वैल्यूज़ रखेंगे। सो मीन ऑफ ए इज़ एक्स बार, इन सभी को ऐड कर देंगे। सो दिस इज 219 अपॉन 9, दिस इज 31 3/7 एंड मीन ऑफ बी इज़ बाई बार इक्वल 169, 5 वैल्यूज़ को जोड़ देंगे, सॉरी
ये कितनी वैल्यूज़ दी हैं सेकंड के लिए, सॉरी 6 वैल्यूज़ दी हुई हैं। तो हम इसको फिर से रिराइट करते हैं कि एक वैल्यू हमने छोड़ दिया है, तो यहाँ हम लिख लेते हैं 28, 30, 32, 33, 29, 28, 30, 32, 33, and last value is, instead of 24 it is 34, और 33 जो वैल्यू है इसके लिए एक वैल्यू और हमें यहाँ इंक्लूड करते हैं, दिस 33 एंड 24। तो सैम्पल साइज़ आपकी चेंज हुई, ये सैम्पल साइज़ है, नाउ इट बिकम्स 7 फर्स्ट के लिए और 6 सेकंड के लिए। तो y बार इज बाई 6 इज 28, 1/6। यहाँ से अब आप x माइनस एक्स बार निकालेंगे, सो x माइनस एक्स बार सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डेविएशंस फ्रॉम सैंपल मीन, इसका समीशन निकालेंगे। तो ये आप समीशन देखेंगे, इट विल कम 1540 अपॉन 49। अब आपके लिए होमवर्क जैसा हो गया पूरा कैलकुलेशन, चूँकि आप ये इस प्रकार का कैलकुलेशन पिछले लेक्चर्स में कर चुके हैं। सिग्मा बाई माइनस बाई बार स्क्वायर इज 966/36, so it comes to 161/6, and here it is 220/7। ये वैल्यूज सब आपको निकालना है, चेक करना है। सो स्टैंडर्ड डेविएशन द कॉम्बिनेशन is given by s इक्वल, जो हमने एस एस लिखा था, तो एस एस के यहाँ देखिए आप वैल्यूज़ यहाँ रखेंगे, ओके, इस कॉम्बिनेशन में। सो हम पहले लिखते हैं एस एस स्क्वेयर इज 220, मतलब सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वेयर इज 220/7, वेयर इज वाई सिग्मा वाई माइनस वाई बार होल स्क्वेयर इज 161/6 whole divided by n1 plus n2, that is 7 plus 6 minus 2, so it is 5.29. therefore root of this is s dash equal 2.3, and now calculate t. so t is फॉर्मूला आपका एक्स बार माइनस वाई बार, एक्स बार माइनस वाई बार अपॉन एस डैश इंटू रूट ऑफ n1 n2/n1 प्लस n2। सो टी स्क्वायर हम स्क्वायर कर देते हैं जिससे रूट आपको ना लिखना पड़े, या चलिए इसको अलग कर देते हैं। सो टी इज़ 31, एक्स बार आपने निकाला 31 3/7 minus 28 1/6, ये वैल्यू आपकी डिवाइडेड बाई एस डैश, सो दिस इज 2.3 into root of n1 into n2, this is 7 into 6 by n1 plus n2, this is 7/7 plus 6, so this is 131/24 into 2.3 multiplied by root of 42/13, so this is 131/2.3 into 42 multiplied by
13। सो कैलकुलेशन के बाद ये वैल्यूज मान लीजिए आपको मिलती 2.43। सो आप न्यू देखेंगे, न्यू दैट इज डिग्री ऑफ फ्रीडम विच इज 7 + 6 माइनस, सॉरी चूँकि आपके दो डिस्ट्रीब्यूशन है, दो सैंपल हैं, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा n1 + n2 - 2 विच इज 11। सो अब 5% वैल्यू ऑफ t फॉर 11 डिग्री ऑफ फ्रीडम इज गिवन टू बी 2.20 इज लेस देन द कैलकुलेट वैल्यू ऑफ t। तो यहाँ हम देखते हैं कि कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ t विच इज 2.43 विच इज ग्रेटर देन टैबुलेटेड वैल्यू जो आपको दी गई है कि 11 डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए टैबुलेटेड जो वैल्यू है वो उन्होंने दी थी 2.20, तो 2.43 से बड़ा है, हैंस द डिफरेंस इज सिग्निफिकेंट। जब भी आप देखेंगे कि इस प्रकार किसी भी टेस्ट के लिए यदि कैलकुलेटेड वैल्यू और टैबुलेटेड वैल्यू, इसमें आप ये अंतर देखें कि कैलकुलेटेड हमेशा यदि कैलकुलेटेड टैबुलेटेड से बड़ा है तो डिफरेंस सिग्निफिकेंट होगा, मतलब डिफरेंस सार्थक होगा। सार्थक होगा तो ये कहेंगे इसका मतलब वास्तव में दोनों सैंपल में अंतर है। सो दैट इज वी डिस्क्रिमिनेट टू हार्सेस, मतलब दोनों घोड़ों में अंतर है दौड़ने में। इसका मतलब एक घोड़ा तेज दौड़ता होगा, एक घोड़ा धीमा दौड़ता होगा, तो दोनों घोड़ों में भेद है। तो ये आपका टी टेस्ट पर बेस्ड एक दूसरा प्रॉब्लम हुआ। फर्स्ट प्रॉब्लम हमने पिछले लेक्चर में देखा था। इसके बाद हम आते हैं फिशर जेड टेस्ट पर। आर फिशर जेड स्टैटिस्टिक। यहाँ भी मान लीजिए कि लेट x1 पेयर सैंपल के लिए बात करेंगे, x1 x2 x3 एंड सो ऑन xn1 एंड y1 y2 y3 and so on yn2 be the values of two independent सैंपल्स। दो सैंपल की साइज है ये विथ एस्टिमेटेड variances as 1 square and as 2 square. Suppose we are required to test significance for the difference between two variances. तो यहाँ हम टेस्ट करते हैं किस बात का कि डिफरेंस बिटवीन टू सैंपल वेरिएंसेस। सपोज लिख भी देते हैं इसको, सपोज we are required to test the significance of test of significance for the difference between two sample variances। जैसे कि यहाँ दिया गया है
कि मान लीजिए वेरिएंसेस है S1 स्क्वायर S2 स्क्वायर, तो फिशर जेड टेस्ट के द्वारा हम इनके वेरिएंसेस जो हैं वो सेम यूनिवर्स से लिए गए हैं कि नहीं, उनके सार्थकता की परीक्षण करेंगे। यहाँ 2 सैंपल दिए रहेंगे, दोनों के लिए आपको अलग अलग वेरिएंसेस निकालने पड़ेंगे। तो पिछला वाला आपका जो टी टेस्ट था वो था माध्य के परीक्षण के लिए, सार्थकता परीक्षण के लिए, या जो पेयर सैंपल हम 2 सैंपल लेते हैं तो उनके जो माध्य हैं वह सेम पॉपुलेशन से लिए गए हैं कि नहीं, इसके सार्थकता के परीक्षण के लिए। सो फिशर हैज़ डिफाइंड a statistic Z by the relation Z equal 1/2 log of S1 square by S2 square, या इसको हम स्क्वायर को यदि हम लॉग की प्रॉपर्टी से शुरू में लाएंगे तो इट विल बी लॉग ऑफ S1 अपॉन S2। हियर जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी फर्स्ट सैंपल के लिए न्यू वन इट इज़ N1, इट इज़ N1 माइनस, ओ सॉरी, हम इसको वापस आते हैं कि लेक्चर में कुछ व्यवधान आया है। ये पिछला वाला लेक्चर आ गया, ये हम अभी लास्ट लेक्चर देखने हैं। ओके नो, ये लेक्चर ना, ये टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाती कभी कभी, तो हाँ वापस आ गए हम। सो हियर न्यू वन इज N1 माइनस 1 and nu 2 degree of freedom, it is N2 minus 1। तो ये डिग्री ऑफ फ्रीडम होंगी फर्स्ट और सेकंड सैंपल के लिए। इसमें आप देखेंगे कि जो स्टैंडर्ड्स ने डिफाइन किया हुआ है ये आपका एफ टेस्ट, तो एफ टेस्ट में भी सभी यही फॉर्मेलिटीज़ हैं, केवल इसमें मतलब सैंपल साइज वही हम लेते हैं, वेरिएंसेस वही लेते हैं। तो एफ टेस्ट डिफाइंड बाय एफ इक्वल S1 स्क्वायर अपॉन S2 स्क्वायर। तो यहाँ आपने देखा कि ये लॉग की प्रॉब्लम को अलग करने के लिए कि लॉग इसमें ना लेना पड़े, उसकी प्रॉब्लम अलग करने के लिए केवल यहाँ से लॉग को 1/2 लॉग को यहाँ से हटा दिया गया है। तो ये स्नेडर्स ने डिफाइन किया था आपका एफ टेस्ट। तो दोनों के लिए कैलकुलेशन का तरीका एक सा होगा, इसलिए हमने इन दोनों को एक साथ लिखा हुआ है। ये स्टैंडर्ड्स ने डिफाइन किया था, इसलिए हमने इसको लिखा। इसको एफ टेस्ट के नाम से जाना जाता है। कैलकुलेशन का तरीका दोनों में बिल्कुल सेम होगा, आप इसकी डेफिनेशन से ही समझ रहे हैं। तो इसमें भी हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं जिससे आप उसको और समझ पाएंगे। सो 2 सैंपल्स ऑफ साइज 9 and 8 give the sum of squares of deviations from their respective means
equal to 160 inches square and 91 inches square respectively. Now, can they be regarded as drawn from the two normal populations with same variance, given that value of f at 5% level of significance and 8 and 7 degree of freedom is 3.73। तो यहाँ देखेंगे आपको यूनिवर्स के मतलब सैंपल के वेरिएंसेस दिए हैं। इन वेरिएंस के आधार पर आपको इनका सार्थकता परीक्षण करना है। ये आपका प्रॉब्लम हम देखेंगे ऐप टेस्ट का। ओके, मतलब यहाँ आप देखेंगे कि आकार 9 मतलब साइज 9 और 8 के 2 सैंपल्स दिए गए हैं और उनके माध्यम से विचलनों का भागों का योग आपको क्रम से 160 इंच और 81 इंच दिया गया है। तो हम मतलब सवाल है कि क्या उन्हें हम एक ही प्रसरण मतलब एक ही वेरिएंस के 2 प्रासामान्य समष्टियों से लिया हुआ माना जा सकता है। मतलब हमें चेक करना है क्या हम इनको मान सकते हैं कि एक ही वेरिएंस की 2 अलग अलग जो नॉर्मल पॉपुलेशन है उनसे हमने लिया है, जबकि 8 और 7 स्वतंत्रता कोटि के लिए ऐप का मान दिया हुआ है 3.73। सो कम टू सॉल्यूशन। फर्स्ट सैंपल के लिए S1 स्केल दिस इज सिग्मा x माइनस x बार स्केयर बाई n1 minus 1, it is 160 by 9 minus 1, so it is 20, and S2 square is sigma by minus by bar whole square by n2 minus 1, so this is 91 by 7 which is 13. Therefore f is S1 square by S2 square which is 20 by 30 and this is 1.54। तो आपने देखा कि कैलकुलेटेड t calculated f which is 1.54 is much less than tabulated f which is 3.73। किसके लिए? फॉर nu1 equal 8 and nu2 equal 7 because डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगी? दिस इज n minus 1, nu1 is n1 minus 1 which is 9 minus 1 equal 8 and whereas nu2 equal n2 minus 1,
सो इट इज़ 8 - 1 एंड 7। तो 8 एंड 7 डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए चूँकि टेबुलेटेड वैल्यू हमें दी गई है 3.73 और कैलकुलेटेड वैल्यू उससे बहुत कम है, अतः हम ये मान सकते हैं कि डिफरेंस इनसिग्निफिकेंट है, मतलब डिफरेंस सार्थक नहीं है। देयरफॉर the calculated value of f is not at all significant. Hence, the two samples can be regarded as drawn from two normal populations with the same वेरिएंस। अतः हम ये मान सकते हैं कि चूँकि कैलकुलेटेड वैल्यू है, जो आप गणना किया गया मान f का है बस टेबल के दिए हुए मान से छोटा है, तो हम ये कहेंगे कि डिफरेंस जो है सिग्निफिकेंट, सार्थक नहीं है। अतः हम यह मान सकते हैं कि जो दो सैंपल हैं वह दो प्रशमन समष्टियों से लिए गए हैं जिनका प्रसरण समान है। ओके, थैंक यू वेरी मच बच्चों।